हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे झारखंड का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। तो आओ शुरू करते हैं। झारखंड राज्य, इसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल है रमेश बैस। झारखंड राज्य है जो देश का सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला राज्य है और इसी जंगल के कारण इस राज्य का नाम है जो झारखंड रखा गया, क्योंकि जंगल ज़्यादा होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? झारखंड। जहाँ जार अथवा जाड़ जंगल को दर्शाता है, वहीं खंड यानी टुकड़ा। यह राज्य अपने नाम के अनुसार ही मूल रूप से एक वन क्षेत्र है, जिसकी स्थापना झारखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। इस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। झारखंड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्या है? झाड़ हैं, जंगल के टाइप का क्षेत्र है। जार अथवा जाड़ यानी जंगल को दर्शाता और खंड यानी टुकड़ा यानी जंगल का टुकड़ा, वनों का टुकड़ा, तो इसका नाम हो गया झारखंड। और इस राज्य में जो खनिज पदार्थ हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि रूर एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप में जर्मनी राज्य में स्थित है। तो उसकी अनुसार, जैसे जर्मनी का वो रूर है, तो भारत का रूर कौन सा राज्य है? झारखंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं। आगे है, झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है और विष्णु पुराण में इसे मुंड नाम से जाना गया है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरीक नाम से जाना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में चीनी यात्री फाहियान के 399 ईसा पूर्व में भारत आने का वर्णन मिलता है। फाहियान ने अपने पुस्तक में छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड कहा है तथा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिन देश कहा गया है। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युआन जवांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ तथा ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी किया है। सिंपली समझे तो झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में इसे मुंड नाम दिया गया है और महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरीक नाम से जाना जाता था। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान 399 ईसा में भारत का वर्णन मिलता है, वो 399 ईसा की जिक्र करता है झारखंड का। और फाहियान ने अपने पुस्तक में छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड भी कहा है। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ ने तथा ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी किया है। अब इतिहास देखते हैं झारखंड का। झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयसिंह मुंडा ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के कुछ दक्षिण जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। कब रखा था? 1939 ईस्वी में। ठीक है। किसने? जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे, जयसिंह मुंडा। हालांकि जयसिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हुआ। फिर उसी साल 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, भारत का मतलब झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। और कौन सा राज्य बना? ये 28वां। ठीक है। आगे है, इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र की भू संरचना, सांस्कृतिक पहचान अलग ही थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, जिनमें खड़िया, संताल, मुंडा, हो, उराव, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि जातियां प्रमुख हैं। ये मुख्य जातियां थी, जनजातियां। झारखंड के जंगलों को साफ कर खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने योग्य बनाने का श्रेय इन्हीं आदिवासियों को दिया जाता है। जो ये जिनकी ये जातियां थी, खड़िया, संताल, इनमें जो लोग रहते थे आदिवासी, इन्होंने ही इसको रहने लायक बनाया है। मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। इन आदिवासियों की मुंडा प्रथा में गांव में एक मुखिया नियुक्त किया जाता था, जिसे मुंडा कहा जाता था, तथा गांव के संदेशवाहक को डकुआ कहा जाता था। ठीक है। जब मुस्लिम शासक और अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ पर आदिवासी ही रहते थे और वो अपने हिसाब से ही अपना गुजर बसर करते थे।
फिर बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के नाम से जाने लगा। यानी सिंपल सा यहाँ भी क्वेश्चन हो सकता है, मुगल काल में इसको किस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? कुकरा प्रदेश के नाम से। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता के दौरान यहाँ के आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विद्रोह भी किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यानी 1765 के बाद यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य अधीन हो गया, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने लोगों पर अत्याचार किए, आदिवासी लोगों पर, मतलब उनका रहन सहन चेंज करने की कोशिश की, तो इसके खिलाफ उन लोगों ने विद्रोह किए। तो विद्रोह और आंदोलन देख लेते हैं मुख्य मुख्य। पहला है पहाड़िया विद्रोह, 1772 और 1780 के बीच होता है। पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई थी, जो 1772 ईस्वी से 1780 तक चला था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है, पहाड़िया विद्रोह कौन से राज्य में हुआ था? तो झारखंड। और कब? 1772 और 1780 के बीच। अगला मांझी विद्रोह, 1780 से 1775 के बीच में यह हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत भी तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी ने की थी। तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासी योद्धा थे। तिलक मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलक ने वर्ष 1772 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिना किसी समर्पण के अपना विद्रोह जारी रखा। मांझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे मांझी विद्रोह का नाम दिया गया। यह विद्रोह 1780 से 1785 तक चला था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह, 1795 से 1800 ईस्वी तक। इस विद्रोह का नेतृत्व दुखान मानकी ने किया था और यह विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। आगे मुंडा विद्रोह, 1795 से 1800 ईस्वी तक। इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। आगे दुखान मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में। मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए। इसी क्रम में दुखन मानकी द्वारा एक विद्रोह किया गया, जो 1802 ईस्वी तक चला। मुंडा विद्रोह 1819 से 1820 ईस्वी तक। यह विद्रोह भी सभी विद्रोहों की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ। इसकी शुरुआत पलामू के बुक्कन सिंह ने की थी। नेक्स्ट है खेवर विद्रोह, 1832 से 1833 ईस्वी में। खेवर विद्रोह की शुरुआत दुबाई गोसाई पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में 1832 में की गई थी और यह विद्रोह 1833 ईस्वी तक चला। मतलब ये विद्रोह दबाते चले गए, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा ये विद्रोह दबा दिए गए थे। भूमिज विद्रोह 1833 से 1834 ईस्वी तक। इस विद्रोह का नेतृत्व संत गंगा नारायण ने किया था। इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के डालफुम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया था। संथालों का विद्रोह 1855, ये मुख्य विद्रोह था संथालों का। संथाल जनजाति जो मुख्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में पाई जाती है। इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह को संथालों का विद्रोह कहा गया। कब से कब? 1855 में हुआ था। संथालों का विद्रोह यानी 1855 से 1860 ईस्वी तक। यह संथालों का दूसरा विद्रोह था। सिद्धू कानू के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह 1855 में शुरू हुआ और 1860 तक चला। आगे सिपाही विद्रोह 1856 से 1857 ईस्वी में। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसे शहीद लाल, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बुद्धू वीर के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह की शुरुआत आगजनी तथा छावनियों में तोड़फोड़ से की गई, लेकिन आगे जाकर इस विद्रोह ने विशाल रूप लिया और इस विद्रोह के खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया था भारत पर। खेरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ। खेरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में की गई थी। भागीरथ मांझी तिलका मांझी के पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलक मांझी को फांसी दे दी गई। इसके बाद भागीरथ मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। खड़िया विद्रोह 1880 ईस्वी में हुआ। खड़िया विद्रोह की शुरुआत
तेलंगा खड़िया ने की थी। तेलंगा खड़िया जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को झारखंड के गुमला जिले के मुरुगू गांव में हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में। यह विद्रोह भी मुंडा विद्रोह का हिस्सा था जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म झारखंड के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। बिरसा के नेतृत्व में झारखंड में उलगुलान नामक महान आंदोलन किया गया। मुंडा जनजाति के लोग आज भी बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं। इन सभी विद्रोहों के अलावा और भी कई विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल कर दिया गया था। इन विद्रोहों के बाद वर्ष 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया जिसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। और इस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये थे मुख्य विद्रोह। कौन से? पहाड़िया, मांझी विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह। दुखान मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, खेवर विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथालों का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, खड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह। यानी मुंडा आ जाए तो सिंपल सा फंडा झारखंड से संबंधित मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान झारखंड वर्ष 1765 में यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन हो गया था। झारखंड का जो क्षेत्र है 1765 में ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह झारखंड क्षेत्र के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई। जो हमने विद्रोह पहले पढ़े थे वो इसी वजह से हुई थी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उग्र हुआ, लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने लगभग 100 साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ दी थी। आदिवासियों ने झारखंड की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से कई विद्रोह किए। तिलका मांझी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ी। 1796 में एक आदिवासी नेता संत लाल ने जमींदारों तथा ब्रिटिश सरकार से अपनी जमीन छुड़ाने तथा पूर्वजों को जमीन पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेज तिलक मांझी को विद्रोह को कुचल दिया। यानी जो अंग्रेज जुल्म कर रहे थे उसके खिलाफ लोग विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो उस टाइम ताकतवर थे तो इन विद्रोह को कुचल देते थे। लेकिन लोग चाहते क्या थे भाई, उनको उनकी ज़मीन वापस दी जाए और उनको चैन से रहने दिया जाए। लेकिन जो अंग्रेज थे वो अपने हिसाब से उन पर काम ले रहे थे उनसे, तो इसलिए विद्रोह हो रहे थे। सन 1797 में अन्य जनजातियों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिए थे। इसके बाद पलामू में चेरो जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह के 7 साल बाद 1807 ईस्वी में बेरवे में ओरसे ने गुमला के पश्चिम में श्रीनगर के अपने बड़े मालिक की हत्या कर दी। यह बात शीघ्र ही गुमला तथा आसपास के इलाकों में फैल गई। आसपास के मुंडा जनजाति के लोगों तथा तमार इलाकों में फैले हुए लोगों ने भी ब्रिटिश राज्य का विद्रोह किया। यानी सिंपल सी बात इसका समझे तो ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहुत से विद्रोह किए गए, लेकिन अंग्रेजों ने उन सभी विद्रोह को दबा दिया। हमने विद्रोह का पूरा पहले देख लिया, पूरे विद्रोह कौन से हुए थे उन्हीं का जिक्र है ये। इन सब के बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में मुंडा जनजाति के लोगों ने भी खुंटी, तमार, खरवाड़ा, बाणगो आदि बेल्ट में विद्रोह किया। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह था। यानी मुख्य विद्रोह कौन सा था? मुंडा विद्रोह, जो सबसे बड़ा था और सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, अब वर्तमान झारखंड को देख लेते हैं। वर्तमान झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया गया था। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी है रांची तथा जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो इसके बड़े शहरों में शामिल है। झारखंड की सीमाएं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। हिंदी, बंगाली, हो, खड़िया, खोरटा, गुरमाली, खुडंगू, मुंडारी, नागपुरी, ओडिया, संथाली, उर्दू आदि यहाँ बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ हैं। क्यों है ये इतनी ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं तो उन सब की अलग अलग बोली है, इसलिए इतनी बोलियाँ बोली जाती है झारखंड के अंदर। यहाँ की मुख्य नदियों में कोयल, दामोदर, खड़कई और सवर्णरेखा प्रमुख है।
यह राज्य वन्य जीव संरक्षण में भी अग्रणी है। ठीक है। झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134 तथा इस राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। इस राज्य में 24 जिले हैं। देवघर वैद्यनाथ मंदिर, हुंडरू जलप्रपात, दलमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, श्री समेध शिखर जी जैन तीर्थस्थल, पतरातू डैम, पतरातू गौतमधारा, छोन्ना छिन्नमस्तिके मंदिर, कौन सा, छिन्नमस्तिके मंदिर, रजरप्पा, पंचगाग जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान आदि यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। यानी यहाँ के पर्यटक स्थल कौन से हो गए, मुख्य मुख्य हो गए देवघर वैद्यनाथ मंदिर, पतरातू डैम, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, छिन्नमस्तिके मंदिर, रजरप्पा, पंचगाग जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य आदि यहाँ के पर्यटक स्थल हो गए। अब देखते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति। ठीक है। भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य चतुर्भुज के आकार का है, जिसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर, लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। सीमावर्ती राज्य में उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। यहाँ का लिंगानुपात 949 स्त्री प्रति 1000 पुरुष। ठीक है। राज्य के प्रतीक चिन्ह है हाथी, पलाश के फूल आदि से घिरे चक्रागर प्रतीक चिन्ह के मध्यम सारनाथ का अशोक स्तंभ है। राज्य के प्रतीक चिन्ह है ये इसका, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। हाथी है 24, पलाश का फूल 24, गोला 60, 16 चित्रकारी के नृत्य जोड़ा 24, कुल है 48। ठीक है। राज्य के वृक्ष साल, राज्य के पुष्प है पलाश, राज्य के पशु हाथी, राज्य के पक्षी है कोयल। विधानसभा सीटें हैं 82, राज्यसभा सीटें हैं 6, लोकसभा है 14। सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। अब देख लेते हैं झारखंड का मुख्य खनिज भंडार। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त है। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन का झारखंड का 40% हिस्सा है। राज्य को केवल खनन उद्योग से 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। ठीक है। कोयला कितना होता है, 76,712 मिलियन टन। हेमेटाइट यानी लोह अयस्क 4,036 मिलियन टन। मैग्नेटाइट लोह अयस्क 1,026 मिलियन टन। ताम्र अयस्क 2,026 मिलियन टन। चूना पत्थर 746 मिलियन टन। बॉक्साइट 148 मिलियन टन। काइनाइट 5.7 मिलियन टन। अच्छा, चाइना क्ले 190.14 मिलियन टन। ग्रेफाइट 10.34 मिलियन टन। सिलिका 15,476 मिलियन टन। अगरी मिट्टी 66.8 मिलियन टन। एबरबक 1665 मिलियन टन। यानी यह राज्य खनिज में सबसे पहले है भारत में। ठीक है। और ये सब हमने देख लिया खनिज कितना कितना होता है। अब देखते हैं झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। नंबर 1 है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हालांकि यहाँ बाघ संरक्षण से संबंधित परियोजना की शुरुआत 1973 से ही शुरू हो चुकी थी। यह राष्ट्रीय उद्यान रांची डाल्टनगंज NH 75 सड़क मार्ग पर रांची से लगभग 156 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 1932 में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी। बेतला का पूरा नाम बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड एक्सिस है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है 1932 में विश्व की पहली शेर गणना कहाँ की गई थी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड के अंदर है। जिला लातेहार है। लातेहार कुल क्षेत्रफल है 231.6 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1986 में हुई थी। वन्य प्राणियां बाघ, हाथी, सांबर, चीतल, बंदर, तेंदुआ, नीलगाय, मोर, जंगली सुअर, भालू, धनेश इत्यादि। सेकंड है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। जिला पलामू में। स्थापना 1976 में हुई थी। कुल क्षेत्रफल 794.33 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणी हाथी और सांबर। ठीक है। आगे हम महुआ डांड या महुआ डांदर वन्यजीव अभ्यारण्य।
यह भी लातेहार जिले में अवस्थित है। इस जिले में झारखंड का तीसरा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। यह अभ्यारण्य भेड़िए के लिए जाना जाता है। इस कारण इस अभ्यारण्य को महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। लातेहार जिले में अवस्थित वन्यजीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। जिला लातेहार, स्थापना 1976 में हुई थी। कुल क्षेत्रफल 63.25 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणी भेड़िया और हिरण। ठीक है, आगे हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, जिला हजारीबाग, स्थापना 1976 में। क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणी तेंदुआ, हिरण, सांबर, नीलगाय, चीतल, बाघ, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर, अजगर, नाग, दामिनी आदि। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह झारखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है, शिवभूम जिले में। यह राजधानी रांची से 195 किलोमीटर दूर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है हाथी। 1992 ईस्वी में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई हाथियों के स्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा यहाँ देश का पहला गज आरक्षय स्थापित किया गया। जिला शिवभूम, स्थापना 1976 ईस्वी में। कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणी है हाथी, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, बंदर इत्यादि। नेक्स्ट है लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, जिला चतरा में। स्थापना 1978 में। कुल क्षेत्रफल 207। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांबर, हिरण इत्यादि। आगे पार्श्वनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिला गिरिडीह में। स्थापना 1973 में। कुल क्षेत्रफल 43.33। वन्यजीव तेंदुआ, सांबर, हिरण, नीलगाय आदि। नेक्स्ट है उदवा जल पक्षी अभ्यारण्य, साहिबगंज, जिला साहिबगंज में। स्थापना 1991 में। कुल क्षेत्रफल 5.65 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव कबूतर, खंजन, बुलबुल आदि। आगे पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिला गुमला में। स्थापना 1990 में। कुल क्षेत्रफल 183.18। वन्यजीव हैं भालू, तेंदुआ, भेड़िया, सियार आदि। आगे कोडरमा वन्य प्राणी, जिला कोडरमा में। स्थापना 1985 में। कुल क्षेत्रफल 177.35। वन्यजीव बाघ, चीता, हाथी आदि। आगे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा, जिला धनबाद में। स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। कुल क्षेत्रफल 8.75। वन्यजीव हिरण, तेंदुआ आदि। ठीक है, अब देख लेते हैं झारखंड की प्रमुख नदियां। मुख्य टॉपिक है ये। गंगा से मिलने वाली नदियों की प्रवाह प्रणाली एक तो यह है, दूसरी है दक्षिण में बहने वाली नदियों की प्रवाह प्रणाली। ठीक है, झारखंड की प्रमुख नदियों में दामोदर, उत्तरी कोयल, सवर्ण रेखा, शंख, दक्षिणी कोयल, अजय तथा मोर हैं। उत्तरी कोयल तथा दामोदर प्रथम वर्ग में शामिल नदियां हैं। सवर्ण रेखा, शंख, दक्षिणी कोयल दूसरे वर्ग में शामिल नदियां हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच स्थित जल विभाजक झारखंड के लगभग मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला है। यहाँ की नदियां बरसाती नदियां हैं, और दूसरे शब्दों में झारखंड की नदियां बरसात के महीने में पानी से भरी रहती हैं, जबकि गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। तो इसलिए इनको बरसाती नदियां कहा जाता है। झारखंड की नदियां पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती हैं। कठोर चट्टानीय क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियों में नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। अपवाद में मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती हैं। बरसाती नदियां हैं तो नाव कैसे चलेंगी? जब बारिश होती है तभी इनमें पानी होता, नहीं तो सूख जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले दामोदर नदी। झारखंड में बहने वाली यह सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार लातेहार के टोरी नामक स्थान से होता है। इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला में है। ठीक है, दामोदर नदी देवनंद के नाम से प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। दामोदर बांकुड़ा के निकट होते हुए हुगली के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी की सहायक नदियों में कोनार, बोकारो, बराकर प्रमुख है। बराकर नदी में मैथन डैम बना हुआ है। दामोदर नदी का उपनाम देवनंदी और बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी में से एक है, यानी लास्ट लाइन में है मुख्य। दामोदर नदी का उपनाम देवनंदी, बंगाल के शोक को किसको जाना जाता है? दामोदर नदी को, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी में से भी एक है।
आगे श्रवण रेखा नदी, इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी नामक गांव से होता है। रांची जिले से बहती हुई श्रवण रेखा नदी पूर्व सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है और यहाँ से उड़ीसा राज्य में चली जाती है। ठीक है, यह मुख्य बरसाती नदी है। वर्षा काल में से यह पानी से भरी रहती है, परंतु गर्मी में सूख जाती है। श्रवण रेखा यानी कौन से राज्य में बहती है? फिर यह झारखंड और उड़ीसा में। ठीक है, इसके सुनहरे रेत में सोना मिलने की संभावना से श्रवण रेखा नदी कहा जाता, लेकिन सोना फिलहाल प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह रेत के कणों में बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके सुनहरे रेत में कभी सोना मिलता होगा तो इसीलिए इसका नाम श्रवण रेखा रख दिया, लेकिन फिलहाल सोना प्राप्त नहीं होता क्योंकि रेत के कणों में बहुत ही कम मात्रा में होता है। यह नदी पठारी भाग की चट्टानों वाली प्रदेश से प्रभावित होने के कारण श्रवण रेखा नदी तथा इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियां तथा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है, यह रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात बनाते हैं। यहाँ से यह 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यानी श्रवण रेखा कौन सा जलप्रपात बनाती है? हुंडरू। राडू इसकी सहायक नदी है। यह नदी मार्ग में जोन्ना के पास एक जलप्रपात का निर्माण करवाती है जो 150 फीट की ऊंचाई पर है। यह जलप्रपात गौतमधारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, श्रवण रेखा नदी की एक विशेषता यह है कि यह उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक किसी की सहायक नदी नहीं बनती, सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां राडू, कांची और खरगई। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आ सकता है भी कौन सी नदी है जो किसी की सहायक नदी नहीं बनती? तो कौन सी है? श्रवण रेखा। आगे है ब्राकर नदी। ब्राकर नदी भी एक बरसाती नदी है। छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम में जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। यह बरसात में उमड़कर बहती है, फिर धीमी गति से अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैंथन बनाया गया है जिसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ। गिरिडीह के निकट इस नदी के तट पर ब्राकर नामक स्थान है जहाँ जैन मंदिर है। मैथन के निकट ब्राकर नदी के तट पर कल्याणेश्वरी नामक देवी मंदिर है। यानी ब्राकर नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? कल्याणेश्वरी नामक देवी मंदिर। आगे नदी है उत्तरी कोयल। यह नदी रांची के पठार से निकलकर पाठ क्षेत्रों में डालों पर बहते हुए उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह औरंगा और अमानत नदियों को भी एक अपने में विलीन कर लेती है तथा साथ ही कई छोटी नदियों को अपने में विलीन करते हुए 255 किलोमीटर की पहाड़ी और मैदानी दूरी तय कर सोन नदी में मिल जाती है। औरंगा और अमानत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं लेकिन बरसात के दिनों में बाढ़ के साथ उमड़कर बहने लगती हैं। बूढ़ा नदी महुआ टांड क्षेत्र से निकलकर सेरेंग दाग पाट के दक्षिण में इससे मिलती है। यह दोनों नदियों के मिलने का महत्व बूढ़ा गाग जलप्रपात के कारण बढ़ जाता है। ठीक है, उत्तरी कोयल थी। अब देखते हैं दक्षिण कोयल। यह नदी रांची के पास नगड़ी गांव की पहाड़ी से पश्चिम में बहती हुई लोहरदगा पहाड़ पहुंचती है, फिर उत्तर पूर्वी होकर दक्षिण दिशा में हो जाती है। यह गुमला जिले से होकर सिंहभूम के रास्ते शंख नदी में जा मिलती है। लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। लोहरदगा तथा गुमला जिले से होते हुए सिंहभूम में प्रवेश करती है। अंत में यह नदी गंगापुर के निकट नदी में समा जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। इस स्थान पर कोयला कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है दक्षिण कोयल की और इसी स्थान पर कोयला कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। आगे कन्नार नदी राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पलामू के दक्षिण पश्चिम सीमा निर्माण करती हुई उत्तर की ओर बहती है। कन्नार नदी सरगुजा को पलामू से 80 किलोमीटर तक बांटती है। इस नदी का उद्गम सरगुजा से होता है। यह नदी गढ़वा में भंडारित प्रखंड प्रवेश करती है। यह रंका प्रखंड की पश्चिम सीमा से होते हुए दुर्खी प्रखंड में प्रवेश करती है। आगे फल्गु नदी। फल्गु नदी भी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। अनेक छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से इस नदी की मुख्य धारा बनती है जिसे निरंजना भी कहते हैं। इसको अंतंत सलीला या लीलाजन भी कहते हैं। फल्गु नदी को सलीला या लीलाजन भी कहते हैं। बोध गया के पास मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। गया के निकट इसकी चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है।
पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। यानी कौन सी नदी में पिंडदान करते हैं? फल्गु नदी में, पितृपक्ष के समय। आगे सक्री नदी, यह भी छोटा नागपुर से निकलकर हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिले से होकर प्रवाहित होती है। झारखंड से निकलकर यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए किऊल और मनोहर नदियों साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्रों में बिखर जाती है। रामायण में इस नदी को सुमा गदी के नाम से पुकारा गया है। उस काल में यह नदी राजगीर के पास से प्रवाहित होती थी। यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सक्री नदी। आगे पुनपुन नदी, झारखंड में पुनपुन एवं उसकी सहायक नदियों का उद्भव हजारीबाग के पठार व पलामू के उत्तरी क्षेत्रों में होता है। यह नदी तथा उसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलकर सोन के समांतर बहती है। पुनपुन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। पुनपुन नदी को किक्कट नदी भी कहा जाता है, लेकिन इससे कहीं कहीं बमा गदी भी कहा जाता है। गंगा मिलने के पूर्व में से दर्दा और मनोहर नामक सहायक नदियां मिल जाती हैं। यानी पुनपुन नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? किक्कट नदी। आगे चानन नदी, चानन को पंचाने भी कहा जाता है। वास्तव में इसका नाम पंचानन है, जो कालांतर में चानन बन गया। यह नदी 5000 धाराओं के मेल से विकसित हुई है, इसलिए इसे पंचानन कहा गया है। छोटा नागपुर पठार इसी की सभी धाराएं निकलती हैं। छोटा नागपुर से निकलती सभी धाराएं 5000 धाराओं के मेल से विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम पंचानन था, लेकिन अब इसे चानन के नाम से जाना जाता है। शंख नदी नेत्रहाट पठार के पश्चिम छोर में उत्तरी कोयल के विपरीत बहती है। पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर से इसका उद्गम होता है। यह गुमला जिले के रायडी के दक्षिण में प्रारंभ होती है। यह नदी शुरू में काफी संकरी और गहरी खाई का निर्माण करवाती है। मार्ग में राजा डेरा के पास 200 फीट ऊंचाई जलप्रपात बनाती है, जो सदनी गाग जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है अजय नदी, इस नदी का उद्गम क्षेत्र मुंगेर है, जहाँ से प्रवाहित होते हुए देवघर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ती हुई प्रवाहित होती है। पश्चिम में आकर इसमें पत्थरों नदी मिलती है। आगे चलकर इसमें कौन सी नदी मिलती है? जयंती नदी मिलती है। ये दोनों सहायक नदियां हजारीबाग गिरिडीह जिले से निकलती हैं। अजय नदी जामताड़ा में कचरा के निकट प्रवेश करती है। संथाल परगना के दक्षिण छोर में यह नदी कुशबेदिया से अफजलपुर तक प्रवाहित होती है। आगे मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। यह दुमका जिले के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, मुख्य नाम बस यही रखे, मयूराक्षी नदी। आगे फिर सोन नदी, यह नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से पठार से निकलती है। यह पटना के पास गंगा नदी में मिलने के लिए 780 किलोमीटर दूरी की तय करती है। क्षेत्र विशेष में यह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसे सोनभद्र, हिरण्यवाह इसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल इसका प्रवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा है। ठीक है, सोन नदी का कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से। आगे झारखंड की जनजातियां देख लेते हैं। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पुरापाषाण काल से ही रहा है। विभिन्न पुराने ग्रंथों में जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को अनुवासी, आदिवासी, आदिम जाति में गिरिजन से जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजातियां हैं संथाल, उराव, मुंडा, ओरो और हो है। ठीक है, 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में हैं और 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें बिरहोर, कोरो, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया तथा सबर शामिल हैं। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है। इनके जीवन यापन आखेट, शिकार और झुमझुम कृषि पर आधारित है। झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों तरफ से माना जाता है। मुंडा जनजाति के बारे मान्यता की जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटापुर नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, झारखंड में नागवंश की स्थापना भी मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है। उराव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी क्षेत्र थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में, जबकि दूसरी शाखा पलामू क्षेत्र में बस गई उराव की। ठीक है,
झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से भी संबंध रखते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ दो समूह में विभाजित किया है। भाषाई आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविड़ियन द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं, यानी दो परिवारों में बांट दिया। कौन से ऑस्ट्रिक और द्रविड़। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का संबंध ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार से। ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार भी शामिल है। द्रविड़ भाषा परिवार बोलने वाले अधिक जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती है। भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध कुंडखू भाषा से है, जबकि माल पहाड़ियां और सोरिया पहाड़ियां जनजाति मालतो भाषा से संबंधित हैं। शेष जनजाति का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या का 26.2% था। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करती हैं। झारखंड का जनजातीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। झारखंड की जनजातियों में प्राय एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारंभ 1903 तक तैयार किया गया था। झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेदभाव की इजाजत नहीं होती। यहाँ की जनजातियों में विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र को किली कुंदा पर आदि नामों से जाना जाता है। जनजातियों में प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक होता है जिसमें टोटम कहा जाता है। प्रत्येक गोत्र से एक प्रतीक संबंधित होता है। गोत्र चिन्ह जिसे हानि पहुंचाना है, इसका प्रयोग सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित है। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र अपने आप को एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानते हैं। ठीक है। पहाड़ियां जनजातियों में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती। विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में प्रचलित है। सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाना ही पड़ता है। केवल खोंडको जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है, यानी खोंडकों में जयमाला, बाकियों में सिंदूर। जनजातियों में विवाद संबंधी कर्मकांड पुंजारी द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, जिन्हें पान देवरी आदि कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य जनजातियां होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। छऊ नृत्य। इस नृत्य में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्रता तरह के मुखौटे धारण करते हैं। रंग बिरंगे मुखौटे, अनोखे वेश, कलात्मक व तेज अंग संचालन और बिना संवाद के अभिनय द्वारा भाव व्यक्त करना तथा पूरी कथा समझना इस नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। छऊ नृत्य की दो धाराएं, हथियार धारा व कालीभंग धारा। यानी छऊ नृत्य में मुखौटा लगा के अपना ये डांस करते हैं और कला व बिना संवाद के अभिनय करते हैं और सारी बात भाव से ही समझते हैं। इस नृत्य में दो हैं धारा इसकी, हथियार धारा व कालीभंग धारा। जहाँ हथियार धारा में वीर रस की प्रधानता होती है और कालीभंग धारा में श्रृंगार रस की। ठीक है। नेक्स्ट है पाइक का नृत्य। यह भी एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक रंग बिरंगी जिल मिलाती कलगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य है और मुंडा जनजातियों प्रमुख नृत्य है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, युद्ध से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो पाइक का नृत्य। आगे है जदूर नृत्य। यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा पर्व फागुन में मनाया जाता है और सरोल पर्व या स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है जिसमें धीमी गति से लय ताल में नाचते हैं। मुख्य नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? सरहुल पर्व। इसका सरहुल पर्व में जदूर नृत्य। आगे जापी नृत्य, शिकार नृत्य, कर्मा लौसा नृत्य, करिया झूमर नृत्य, जतरा नृत्य, नचनी नृत्य, अंगनई नृत्य, मुंडारी नृत्य, नेटुआ नृत्य, अगरी नृत्य, नृत्य घोड़ा नृत्य, रास नृत्य आदि इसके मुख्य नृत्य हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। अब देख लेते हैं झारखंड का करंट अफेयर। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है किसको? शोभा हसंदा को। नोटुन को उनकी संथाली रचना हाली मोन के लिए यह सम्मान मिला। आगे है शैमुअल होरो का निधन हो गया। वो पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी थे। नई नस्ल के 100 नुमाइंदों में झारखंड की जसिंता केरकट्टा को शामिल किया गया। झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम का निदेशक मुमताज अहमद खान को चुना गया। झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी
सुमति कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बड़ा है। इसका जो फॉरेस्ट है का एरिया है वो 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बड़ा है। झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत 2.4% लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। ठीक है। कृतिका कुमारी ने ऑनलाइन योगा चैंपियन में लगातार 31 मिनट तक हिंडोला हासिल करके वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा देर तक योग करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। कहाँ की है ये? झारखंड की। सीएम स्पोर्ट ऐप राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए ऐप लॉन्च किया। कौन सा? सीएम स्पोर्ट ऐप। झारखंड राज्य में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मीडिया कर्मियों को 5 लाख राशि का दुर्घटना बीमा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के साहित्यकार डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू को पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया। झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड पुलिस ने मेक माय सिटी सेफ पोर्टल की शुरुआत की है। आईआईटी के प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी ने कार्बन डाइऑक्साइड का नया कैटालिस्ट तैयार किया है। कहाँ के? झारखंड के। झारखंड के सरकारी स्कूलों में एनटीएसई, एनडीए, क्लैट, सीएलएटी सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, झारखंड की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले ईशान किशन आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 15.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने इसको खरीदा है। आगे, स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को पूरे देश में 4था स्थान मिला। नेक्स्ट है, जमैका देश की टीम के द्वारा झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। नेक्स्ट, नेशनल जियोग्राफी के द्वारा झारखंड के पर्यटन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीआरबी के अनुसार झारखंड राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं। एनसीआरबी के अध्यक्ष विवेक घोगिया हैं। नेक्स्ट है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल झारखंड राज्य में मनाया गया।